जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, सत श्री अकाल, सोनिया हाल। वाहेगुरु जी की फतेह। खुरुम जुरी चिवाय, राम राम दुआ सलाम। एक सैनिक के लिए सबसे बड़ा संबोधन है मिलने का, वो जय हिंद है। जब हम जय हिंद कहते हैं तो सभी धर्म और सभी धर्मों का वजूद उसमें समाहित हो जाता है। मैं तमाम सैनिकों से और तमाम सैनिक परिवारों से और सेना के प्रति समर्थन रखने वाले, सम्मान करने वाले तमाम लोगों से अनुरोध करता हूं कि मेरे इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाना, इस पे कमेंट करना, अपना समर्थन देना। कहीं कोई बात आपको अच्छी नहीं लगे तो बेशक उस पे कमेंट करना, अपनी बात कहना। आलोचक उत्तरदायित्व का सुधारक होता है, आलोचना करने वाला भी मेरे सबसे करीब मेरा अजीज दोस्त होता है। मैं चाहता हूं कि खुल करके बात की जाए उन सैनिक परिवारों के लिए, उन सैनिकों के लिए जो देश के लिए जीवन बलिदान करने वाले परिवार से आते हैं, अंग निछावर करने वाले परिवार से आते हैं। शौर्य चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र से सम्मानित होकर के आने वाले परिवार से आते हैं। उन सैनिकों के पराक्रम को, उन सैनिकों के हौसले को, उन सैनिकों के हक अधिकार को सम्मान देने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना एक सैनिक की अभिलाषा है। हर सैनिक की अभिलाषा है कि उसे उसका सम्मान वो मिले जिसके लिए लोगों में बुलंद हौसला पैदा हो, लोगों में उत्साह पैदा हो कि काश हमारी शहादत को भी ऐसा ही सम्मान मिलता। हम सैनिकों को जो उन परिवारों से आते हैं, उनको जो सम्मान मिले, उसकी भूख हर देश के नागरिक में पैदा हो। अफसोस कि तीसरे पे कमीशन से लेकर के 7वें पे कमीशन तक 2026 तक ऐसा अपमान का घूंट पीते आ रहे हैं जवान और अदर रैंक, जूनियर कमिश्नर, नायब सूबेदार तक पे कमीशन में बैठने वाले अधिकारियों की मरी हुई सोच के शिकार हुए, क्योंकि वो सिविल के आईएएस अधिकारी सिर्फ सिविल कर्मचारियों के लिए ही उन्होंने अपने वजूद को जिंदा रखा। सैनिकों के वजूद को, सैनिकों के हक अधिकार पर ऐसा कातिलाना हमला किया। सेना हड़ताल नहीं कर सकती, उसी का नाजायज फायदा उठाया और 80 से पहले 95% सैनिक अनपढ़ होते थे। 5% कोई पढ़ा लिखा था तो वो भी प्राइमरी, अंडर प्राइमरी। मुश्किल से 100 में से कोई एक मैट्रिक मिल गया तो मिल गया, वरना नहीं था।
और उन सैनिकों ने 62 की, 65 की, 71 की जंग जीत कर दी। और पढ़े लिखे सैनिकों के टाइम में 99 का कारगिल युद्ध जिसकी हम विजयश्री मनाते हैं, उसके ऊपर मैं और कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन वैसी विजय नहीं मिली जैसी 71 में मिली थी। और 71 के बाद जिस इंदिरा गांधी को आयरन लेडीज का खिताब मिला तो सैनिकों के बलिदान से मिला, सैनिकों के अंग निछावर करने से मिला, क्योंकि भारतीय सेना ने दुश्मन राष्ट्र के पाकिस्तान के 92,000 से अधिक सैनिकों को बंदी बनाया, जो विश्व का रिकॉर्ड है। अमेरिका अपना बेड़ा लेके आया, उसको भी भगना पड़ा। जो आज दुनिया में दादागिरी करता घूम रहा है, जिसके आगे आज की हुकूमत नतमस्तक है, हुकूमत का संचालक जिनको सजदा करता है। आज अग्निवीर ला करके सेना के पराक्रम को कमजोर किया है, सेना की सुरक्षा के घेरे को कमजोर किया है। बेशक ये कितनी भी वकालत कर रहे हैं, क्या हमारे देश में युवाओं की कमी थी जो अग्निवीर जैसी योजना को जन्म दिया। बहुत से अग्निवीर शहीद हो गए, लेकिन उनको शहीदों का दर्जा नहीं। और पे आयोग के अधिकारियों ने सेना को सिविल के साथ जोड़ करके जिस तरीके से सैनिकों पर कठोराघात किया, वो अधिकारी, मैं कहूँगा कि वो वक्त के गद्दार थे। उनके अंदर वतन परस्ती नहीं थी, सैनिकों के प्रति सम्मान नहीं था। जो 70% से 33% 2014 तक लेते रहे। 2014 में 1 रैंक 1 पेंशन जो आज भी अधूरी है, आज भी उसमें कुछ खामियां हैं, पूर्ण रूप से न्यायप्रिय नहीं हुई है। और सबसे बड़ा गुप्त हमला जिसके ऊपर सैनिकों की नज़र नहीं गई, सैनिकों का क्लरिकल स्टाफ उसकी नज़र भी नहीं गई, एजुकेशन स्टाफ उसकी नज़र नहीं गई। सेना में जो एयरफोर्स, नेवी और ईएमई व हेल्थ डिपार्टमेंट के पढ़े लिखे सैनिक, उनकी नज़र भी नहीं गई कि आज एक सेना का जवान जो 3rd ग्रेड के कर्नल भर्ती करते टाइम उसकी केंद्र की 21,700 की योजना में शामिल तो होता है। इसकी स्टार्टिंग 21,700 रुपया है। 21,700 रुपये वाले की लास्ट वेतन बेसिक उसका 69,900 रुपया है। उसकी पेंशन जो लास्ट बनती है वो 34,450 रुपया बनती है। और 3rd ग्रेड का कर्मचारी जो 18,000 से उसकी स्टार्ट होती है और उसकी 56,800 रुपया लास्ट वेतन, उसका बेसिक 28,400 रुपया है। और सेना का वो जवान जो 21,700 से बेसिक स्टार्ट हुई, लेकिन लगने वाले इंक्रीमेंट इतने हल्के रहे कि उसके 15 साल 17 साल पीरियड में जब वो रिटायर हुआ ऑलरेडी नाइकी के साथ में, तो उसकी
21,000 समथिंग 400 रुपया पेंशन है। 4th ग्रेड के कर्मचारी से 7,000 रुपया कम है। हौलदार जो 24 साल सर्विस करता है उसकी 24,700 रुपया है। ऑनरेडी नायब सूबेदार की समथिंग 26,000 रुपया है। ऑनरेडी नायब सूबेदार भी 4th ग्रेड के कर्मचारी से कम पेंशन प्राप्त करता है। इससे ज़्यादा शर्म की कोई और बात नहीं हो सकती। जो पे आयोग के अधिकारियों ने कभी भी उस लाइन को ठीक से नहीं पढ़ा, नहीं देखा सैनिकों के वजूद की तरफ। मैं ये कहूँगा कि वो वक्त के वो गद्दार थे जो सैनिकों के वजूद पर हमला किया, कलम का दुरुपयोग किया, अपने पावर का दुरुपयोग किया। और सेना के वो अधिकारी, उन्होंने भी नहीं देखा कि हमारा जवान कहाँ गया, हम तो 33 से 50% पे आ गए। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जो चीफ जज होता है, उसके समथिंग उसके पैरेलल वेतन, बेसिक वेतन पाता है 2.5 लाख रुपया, जो सबसे अधिक है अधिकारी गणों में। जो सचिव लेवल के IAS अधिकारी हैं उनके पैरेलल वेतन पाता है। और उनसे बहुत कम अन्य जनरल हैं, ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं। और तकरीबन सबकी पेंशन में कोई खास अंतर नहीं है। कोई भी ऑफिसर्स कर्नल की रैंक से कम में पेंशन नहीं आता। 13 साल में कर्नल की रैंक पर पहुंच जाते हैं। 16 साल में फुल कर्नल की रैंक पर पहुंच जाते हैं। लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल और फुल कर्नल 6 प्रमोशन पाते हैं 16 साल में। लेकिन एक जवान को हर 4 साल बाद प्रमोशन का प्रावधान नहीं किया गया। कोई भी जवान, बेशक वो जवान की ड्यूटी कर रहा है, जवान के रूप में पेंशन आता है, लेकिन पेंशन आते वक्त उसका प्रमोशन सूबेदारी रैंक तक, नायक सूबेदारी रैंक तक होना चाहिए और एक सम्मानजनक पेंशन होनी चाहिए। 3rd ग्रेड के कर्मचारी की केंद्र में लास्ट वेतन जो 69,900 रुपया है, उसका आधा 34,450 रुपये से कम उसकी पेंशन नहीं होनी चाहिए थी। मिलिट्री अलाउंस उसमें जोड़ दिया जाता है तो फिर और ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये घोर अन्याय सैनिक सहते आए और इसीलिए वो BPL से भी नीचे चले गए। सुरक्षित सैनिक वही रहे जो रीसेटलमेंट की व्यवस्था में उनको, जिनका नंबर आ गया, रीसेट हो गए, उनकी लाइफ तो सिक्योर हुई। लेकिन जिनको रीसेटलमेंट के माध्यम से दूसरी सर्विस नहीं मिली, वो BPL से भी नीचे चले गए। रीसेटलमेंट की तो बेसिक की हाफ पेंशन समझ में आती है, लेकिन जिन्होंने अपनी जवानी दी और रीसेटलमेंट नहीं हुए, उनकी पेंशन बेसिक की 70% ही रहनी चाहिए थी। लेकिन सर्विस लेंथ देखी, साल कि उसकी 15 साल के हिसाब से उसकी 33% पर आया, वो 50% पर भी नहीं रहा। उसकी सेवा की 15 साल की सेवा है। अरे 8 घंटे ड्यूटी देने वाला जो सेवा 45 साल में नहीं देता, क्योंकि उसको 8 घंटे ड्यूटी के अलावा 52 संडे हैं, हॉलीडे हैं, मेडिकल है, एनुअल है। लेकिन एक सैनिक को वो सम्मान नहीं मिलता
जो उसे मिलना चाहिए। उसके लिए कोई हॉलिडे नहीं होता, कोई मेडिकल नहीं होता, कोई संडे नहीं होता। वो 24 घंटे रन में रहने वाला 45 साल के बराबर सेवा देता है 15 साल में, उसकी उस 24 घंटे रन को नहीं देखा गया। मैं खुल करके फिर कहता हूं कि वो वक्त के गद्दार थे जो सैनिकों के साथ एक तरह से आत्मघात किया है, प्राण घातक हमला बोला। यही वजह है कि हमारे बहुत से पूर्व सैनिक जो पेंशन आए हुए हैं वो बीपीएल से भी नीचे का जीवन जी रहे थे, जब तक उनके बच्चे होशियार होकर के कोई रोजगार नहीं लगे। बहुत से सैनिकों के बच्चे आज भी रोजगार नहीं हैं, खास करके जवानों के, क्योंकि वो पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेवारियों को निर्वाह नहीं कर पाया। उनके बच्चे पढ़ नहीं पाए, उनको साइड से कहीं कोई सहयोग नहीं मिला। ये घोर अन्याय सैनिकों के साथ रहा। 8वें पे कमीशन में हर हाल में ये बदली होना चाहिए। ओए, हर हाल में बदली होना चाहिए। किसी भी सूरत में ये अन्याय न्याय में बदली होना चाहिए। हर सैनिक की आवाज़ होनी चाहिए। पे आयोग तक ये आवाज़ जाए और पे आयोग इस बात को समझे। हुकूमत को भी ये बात समझनी होगी। किसी भी सूरत में अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। हर जुल्म हम ये सह गए कि इनका हो शायद ये आखिरी जुल्म। हर जुल्म को हम सहते आ रहे हैं। हमारा लहू इतना ठंडा नहीं है। 70 साल की उम्र में भी खून में वही उबाल है। हमारी खून की गर्मी से बर्फ की हिमशिलाएं पिघल जाती हैं। हम ओल्ड चाइल्ड हैं, बुढ़े नहीं हैं, और बुढ़े होंगे भी नहीं। सैनिक कभी बूढ़ा नहीं होता, सैनिक कभी मरता नहीं। अब राख में भी उस जिंदा रहता है, वो कब्र में भी दफन होया हुआ भी जिंदा रहता है। हम प्रैक्टिकल सैनिक हैं, हम कागजी सैनिक नहीं हैं। और हर हाल में न्याय चाहते हैं। ये बात हुकूमत को भी समझनी होगी और इस चुनाव आयोग को भी समझनी होगी। सैनिकों के पराक्रम और सैनिकों के शौर्य और सैनिकों के हौसले पर किसी प्रकार का प्राण घातक हमला बर्दाश्त नहीं होगा। ये किसानों के बेटे हैं, व्यापारियों के बेटे नहीं। और ये मुल्क किसानों का और किसानों के बेटों का है, व्यापारियों का, लुटेरे व्यापारियों का, जो यहाँ की करेंसी को लेकर के विदेशों में भगते हैं, उनके बाप का नहीं है। मजदूर का, किसान का, गरीब का बेटा विदेशों में जा कर के विदेशी करेंसी लेकर आया है। और ये हुकूमत जिन पूंजीवादियों के तलवे चाटती है, वो पूंजीवादी इस देश की करेंसी को विदेशों में लेकर के गए हैं। ये बात इस बात का प्रमाण है कि यह हुकूमत वतन के गद्दारों के प्रांगण में नाच रही है तवाइफ की तरह। इस हुकूमत में को संचालन करने वाले वतन की आज़ादी को गुलामी की राह पर ले जा रहे हैं, और ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। ये मुल्क दोबारा गुलाम नहीं बनेगा। ये संविधान भी बचाया जाएगा, यह आज़ादी भी बचाई जाएगी, देश की सीमाओं की रक्षा कर सीमाओं को भी बचाया जाएगा, लेकिन इन गद्दारों के लिए जगह नहीं मिलेगी। हम चाहते हैं कि हर अन्याय न्याय में तब्दील हो। जय हिंद, जय भारत।